नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से कवर कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस में आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम क्लास 11th का कवर करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिक इसका मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी गिव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट्स एन आयन। जब भी आप किसी एटम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो और उसे देके जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एक तरीके से आप ये कहना चाहते हो कि भी उस एटम की इलेक्ट्रॉन को लेने की एफिनिटी कितनी है। अगर उस एटम की उस इलेक्ट्रॉन को लेने की एफिनिटी अच्छी होगी तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसका मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर होगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी का, ये ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। यानी हम सिर्फ डील कर रहे होते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है। जैसे अगर मेरे पास फ्लोरीन है और फ्लोरीन में मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और ऐड करके वो मेरा एफ नेगेटिव स्पीसीज बन जाए, इसके केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी अच्छी है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो आपकी रिलीज कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी ग्रेटर होगा। जबकि कल की हमने क्लास में पढ़ा था जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी या फाइनल स्टेट की एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी को बोलते हैं। तो एंथैल्पी चेंज अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसके लिए हम इसे नेगेटिव बताते हैं, जबकि कोई अगर एंडोथर्मिक चेंज है उसके लिए हम इसे पॉजिटिव बताते हैं। हल्का सा फर्क है लेकिन दोनों एक दूसरे से कोरिलेट जरूर करते हैं। यानी एक बेसिकली बात करता है कि भाई कितना नेगेटिव में पॉजिटिव में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी वहां पर रिक्वायर्ड है या रिलीज हो रही है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरा सिर्फ डील करता है, बात करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी को। जैसे हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि अगर आप नाइट्रोजन के केस में या फिर नियोन के केस में अगर आप बात करें और आप जानते हैं कि भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो 2s2 एंड 2p3 होती है, जबकि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 एंड 2p6 होती है। ये 2s2 2p3 कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है और ये 2s2 2p6 कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और हम जानते हैं कि भी एक स्टेबल कन्फिग्रेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे तो एफिनिटी नहीं होगी। एफिनिटी नहीं होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहते हैं। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेंगे तो इन दोनों केस में जो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होने वाली है, वो जीरो होने वाली है। यानी हम हल्का सा डिफरेंस समझ गए। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम एंथैल्पी टर्म को डील कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेसिकली हम एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंपल सा डिफरेंस है। अगर हमने इस बात को समझ लिया तो कल की हमारी क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसी से रिलेटेड एक पार्ट ये था जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो टॉपिक हमें आज की इस क्लास में स्टार्ट करना है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस और इसका पीरियोडिक ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं। फॉलोड बाय इसके हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। साथ में हमने पढ़ लिया है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को और उसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फॉलोड बाय हमने पढ़ लिया लास्ट की वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में और उसी के साथ ही हमने आज पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पेपर में हर बार क्वेश्चन उठ के आता है इससे। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन के सिंबल से मैं इसे एक्सप्रेस करना चाहूंगा। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगर मैं इसे डिफाइन करूं उससे पहले मुझे आपको कुछ बातें समझानी होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई एक बॉन्ड बनाता हूं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब यहाँ पर कार्बन का और हाइड्रोजन का एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब
ये कार्बन भी इन इलेक्ट्रॉन पेयर को जो बीच में प्रेजेंट है इन्हें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। यानी ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि शेयर किया गया है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कार्बन भी करता है और हाइड्रोजन भी करता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी आसान चीज रहेगी आपके लिए, आपको समझ बहुत आसानी से आएगी। मैं इसे डिफाइन करता हूँ, देखो। इट इज द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है ऑफ एन एटम, किसी एटम की, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यानी ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को, टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सो अगेन मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत। जबकि जो हमने लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में बात नहीं कह रहे थे। हम कह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, या इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डिपेंडिंग ऑन किस केस के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, किसे आप पढ़ रहे हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ बेसिकली बात कर रही है टेंडेंसी की, कि कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं इसी के ही एक टॉपिक के बारे में, कि भाई ये हमें पढ़ना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर है जिन पे ये डिपेंड करेगी। देखो, हम जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू से आपको बताया कि वो एटॉमिक रेडियस के आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मेन फैक्टर जो है आपका, उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस, देखो एटॉमिक रेडियस या तो किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉपर्टी के, या किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी के, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैंने आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझाया है, कि अगर किसी का एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी। वैसे ही अगर किसी का एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी का साइज छोटा है तो छोटे साइज होने के कारण आखिरी तक न्यूक्लियस अच्छे से पुल कर पा रहा है, और जितना वो अच्छे से पुल कर पाएगा उतना ही वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब यहीं पे ही अगर मैं मान लीजिए कहूँ कि भाई बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो भी एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैं कहूँ कि एक प्रॉपर्टी है जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। और हमने पढ़ा है जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिस एबिलिटी से वो खींच रहा है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना कोई न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए तो इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्योंकि अब जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस करता है एटॉमिक रेडियस को। अगर वो एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करेगा तो अपने आप ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसे ही हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका आंसर हमने किया था कि भाई जो सेंटर में न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन दोनों के, वो एक शील्ड का काम कर रहे हैं, और शील्ड का काम करके इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के पुल से बचा रहे हैं। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, अगर किसी का शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रोंगर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी न्यूक्लियस का जो पुल है वो आउटर इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचता है, और जितना न्यूक्लियर का पुल कम पहुंचता है
उतना ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कम अट्रैक्ट हो पाएंगे ना। यानी हम ये कहते हैं कि जितना शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रोंगर होगा, एक पर्टिकुलर एटम की उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपके, उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी उतनी ही कम होगी। यानी जितना ज्यादा स्ट्रोंगर आप शील्डिंग इफेक्ट करते जा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी घटती जा रही है। तो एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज घट जाए, इस रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोला जाता है। क्योंकि हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो भी एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। और ये जो दोनों चीजें आपने पढ़ी, तीसरी चीज यहीं से निकल के आती है, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट होता है। यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन तक कितना न्यूक्लियस का पुल पहुंच रहा है, उसी को ही तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना ज्यादा पुल उस तक पहुंचेगा, यानी वो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी उतने ही ज्यादा पुल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके, यानी बेसिकली हमें पढ़ना ये पड़ा कि एटॉमिक रेडियस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो भी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनके इन्फ्लुएंस करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमें पिछले हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ा था, और बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ये था, लास्ट हमने पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई फ्लोरीन, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2s2 एंड 2p5 है, और क्लोरीन की क्योंकि इसी से नीचे प्रेजेंट है तो 3s2 एंड 3p5 है। n का नंबर जितना ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जितना आप n बढ़ाते जाओगे, साइज उतना बढ़ता चला जाएगा, तो क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेडियस के बढ़ने से इस एंथैल्पी की वैल्यू को कम हो जाना चाहिए। अगर कम हो जाना चाहिए तो मैंने लास्ट में भी बताया था कि भाई क्लोरीन की वैल्यू कम और फ्लोरीन की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन फ़र्क ये है कि भी फ्लोरीन के अंदर जो पी इन्वॉल्व है वो पी है आपके 2p, जबकि क्लोरीन के अंदर जो पी इन्वॉल्व हैं उनका जो नाम है वो है 3p। और 2p और 3p दोनों डबल शेप जरूर होते हैं, लेकिन जो 3p का साइज होता है वो बड़ा होता है, जिससे चार्ज डेंसिटी इस 3p में कम होती है। एज अ रिजल्ट जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोनों को देते हो, तो क्योंकि 2p का साइज छोटा है, उसके अंदर जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाती हैं, और वो बढ़ी हुई रिपल्शंस उसे उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने से रोकती हैं। एज ए रिजल्ट ये ट्रेंड उल्टा हो जाता है, और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूँ, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, उस एलिमेंट का नाम है क्लोरीन, ना कि फ्लोरीन। क्योंकि साइज का मेन यहाँ मैटर है कि भी 2p और 3p के साइज के बीच का कंपैरिजन है जो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब मेन यहीं से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या क्वेश्चन आता है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें किसकी, फ्लोरीन और क्लोरीन की। अब आप जानते हैं कि भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कम हो जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पर जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि एटॉमिक रेडियस के ये वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी सबसे ज़्यादा छोटा रेडियस जो आपको मिलता है वो ग्रुप नंबर 17 में मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 17 से 18 पे जाने पर रेडियस कम नहीं होता, रेडियस बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि अब सबसे छोटा रेडियस 17 का है, तो सबसे छोटा रेडियस होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, जिसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और वो होती भी है। क्योंकि आपके पहले केस में जब आप इलेक्ट्रॉन देकर एनर्जी रिलीज करने के बारे में बात कर रहे थे, तब इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे थे।
लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन करने की एबिलिटी होगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने यही सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने हैं तो वो जो स्मॉलर साइज ऑफ 2p है आपका फ्लोरीन के केस में वो कोई अड़चन नहीं डालेगा, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्ट करने हैं, गेन तो करने नहीं। एज ए रिजल्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जिसके पास, गेन करने की क्या, अट्रैक्ट करने की, क्योंकि गेन करने के बारे में हमने पढ़ा है कि क्लोरीन की गेन करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। और जैसे 3 मेंबर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियोन, फोन अगर आप याद रखेंगे, यानी ये वो आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सब बहुत ज़्यादा होती है। इनके पास अट्रैक्शन करने की एबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मानी जाती है। ये आपके जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आएगी तब इनका बार-बार नाम आएगा। तो आपको इनके बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में अभी तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, और आज की वीडियो में एंड करना चाहूँगा इसी के ही पीरियोडिक ट्रेंड से। पीरियोडिक ट्रेंड। अब हमें पढ़ना है कि भाई ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं जनरल क्या ट्रेंड है, लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मैं शुरू से आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है नए प्रिंसिपल शेल ऐड होने के कारण, एन का नंबर बढ़ने के कारण, और लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो घट जाती है। और क्यों घट जाती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितना कम रेडियस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो इसके बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट जाएगी। तो सबसे बड़ा साइज जो हमारे पीरियोडिक टेबल में होता है सीज़ियम का होता है। जैसे आप डील कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं है, तो उस केस के अंदर क्योंकि साइज बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होने वाली है। और जब आप लेफ्ट से राइट चले जाएंगे सबसे छोटा साइज जो आपका आएगा फ्लोरीन का केस में, तो फ्लोरीन की इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ बेसिकली हमने पढ़ा कि अगर आपको एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना आता है, और उसके मैंने रूल भी और ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप डिफरेंट एलिमेंट्स के रेडियस को कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में जो जो टॉपिक मैंने कवर किए वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।